जी, नमस्कार। तो आज हम अपना पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इसका मतलब आज से हम पढ़ाई चालू करने वाले हैं, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है? ट्रांसपोर्टेशनल सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग, या बोल सकते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। मतलब इंसानों के अंदर चीज़ें कैसे ट्रांसपोर्ट होती हैं, एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुँचती हैं हमारी बॉडी के अंदर, तो वो हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन उस टॉपिक पे पहुँचने से पहले जो हमारा मेन टॉपिक है वहाँ पहुँचने से पहले हमको एक टॉपिक और पढ़ना पड़ेगा, है ना। छोटा सा टॉपिक है, वो पढ़ना पड़ेगा। इट इज़ लाइक हमारा प्रीवियस नॉलेज की तरह है ना, क्योंकि मैं यहाँ पर ऑनलाइन चेक तो कर नहीं सकता आपका प्रीवियस नॉलेज, क्या आपको ये टॉपिक आता है या नहीं आता। तो इसलिए हम बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहे हैं। जो मेरे को रिक्वायर्ड है अगले टॉपिक के लिए, मेन टॉपिक के लिए, वो भी मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो हम ये पढ़ लेते हैं हल्का सा। तो रेस्पिरेशन क्या होता है? तो रेस्पिरेशन नाम वर्ड सुनते ही बच्चों के मन में आता है कि एयर छोड़ना और एयर लेना क्या कहलाता है? रेस्पिरेशन कहलाता है? नहीं, ये रेस्पिरेशन नहीं कहलाता। इट इज़ नॉट रेस्पिरेशन, इट इज़ जस्ट ब्रीथिंग। ये तो क्या होता है? हमारा ब्रीथिंग होता है। तो सांस लेना और छोड़ना क्या कहलाता है? ब्रीथिंग कहलाता है। अब यहाँ पर भी दो स्टेप होते हैं, सांस लेना और सांस छोड़ना। तो एयर इनटेक और एयर को आउट करना। तो इनटेक ऑफ एयर क्या कहलाता है? इनहेल। क्या कहलाता है? इनहेल। इन मतलब इनसाइड, है ना। इनहेल, इन मतलब बॉडी के अंदर लेना एयर, और एयर को बाहर छोड़ना क्या कहलाता है? एक्सहेल। एक्सहेल, ठीक है। ई एक्स किस में आता है? एग्जिट में आता है। तो एग्जिट मतलब बाहर की तरफ, तो उसी से वर्ड बना हमारा एक्सहेल। तो एक्सहेल मतलब एयर को बाहर छोड़ना, और इनहेल मतलब एयर को अंदर लेना। तो दो वर्ड हमको आगे है ना, ब्रीथिंग बोलते हैं इस प्रोसेस को पूरे को, दोनों को मिलाकर, ठीक है। थोड़ा ये भी जान लेते हैं कि एयर हमारी बॉडी में ट्रैवल करती हुई कहाँ कहाँ पहुँचती है। तो सबसे पहले हम एयर लेते हैं किसके थ्रू? नोज़ के थ्रू। तो जो हमारे दो होल्स हैं इसको हम नॉस्ट्रिल बोलते हैं। तो हम नॉस्ट्रिल के थ्रू एयर जो है अंदर लेते हैं। यहाँ से हमारी होती हुई नसल पैसेज से होती हुई कहाँ जाती है? विंड पाइप में जाती है। तो जो आपको दिख रहा है ये हमारा क्या है? विंड पाइप। और विंड पाइप को हम एक नाम से और जानते हैं, ट्रैकिया। क्या बोलते हैं इसको? ट्रैकिया। हिंदी में बोल सकते हैं श्वास नली, ठीक है। तो ट्रैकिया लिखा है यहाँ पर, और साथ में विंड पाइप। तो विंड पाइप के थ्रू एयर अंदर एंटर करती है, फिर एयर लंग्स में जाती है। तो लंग्स हमारे पास दो है, तो विंड पाइप मतलब दो पार्ट्स में बढ़ जाएगा। तो विंड पाइप गेट्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, है ना। तो दो पार्ट्स में बढ़ जाता है, और एक पार्ट एक लंग्स में जाएगा और दूसरा पार्ट दूसरे लंग्स में जाएगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ब्रोंकाई। और ये भी क्या है? ये भी ब्रोंकाई है। तो दो पार्ट्स में बट गया। अब जो ब्रोंकाई है, ब्रोंकाई गेट्स फर्दर डिवाइडेड, ये और डिवाइड हो जाती है छोटे छोटे पीसेस में, ठीक है। तो जो ब्रोंकाई है उसमें और ब्रांचेस सी आ जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं? ब्रोंक्यूल्स। क्या बोलते हैं भाई? ब्रोंक्यूल्स। सेम यहाँ पर जो ब्रांचेस टाइप हैं, जो ब्रोंकाई से आगे जाकर निकली है, इसको हम क्या बोल सकते हैं? ब्रोंक्यूल्स। स्पेलिंग ऑलमोस्ट सेम है, बस लास्ट में क्या लगाना है? OLES, ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा भाई? एयर अंदर आती है विंड पाइप के थ्रू, फिर कहाँ जाती है? लंग्स के अंदर एंटर करती है, किसके थ्रू? ब्रोंकाई के थ्रू। ब्रोंकाई गेट्स फर्दर डिवाइडेड, और बढ़ जाता है किसमें? ब्रोंक्यूल्स में। और ब्रोंक्यूल्स के लास्ट में, है ना, ब्रोंक्यूल्स के लास्ट में एट द एंड देयर इज बलून लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ पर क्या होते हैं? बलून लाइक स्ट्रक्चर होती है। इसको हम क्या बोलते हैं? एल्वियोलाई। क्या बोलते हैं भाई? एल्वियोलाई। तो एल्वियोलाई इज ए बलून लाइक स्ट्रक्चर एट द एंड ऑफ ब्रोंक्यूल्स। एट द एंड ऑफ ब्रोंक्यूल्स। तो ब्रोंक्यूल्स के एंड पे क्या होते हैं? एल्वियोलाई। इसका मतलब एयर यहाँ से ट्रैवल करते हुए कहाँ तक आ गई भाई? एल्वियोलाई तक आ गई। अब यहाँ से आगे क्या होगा? तो पूरी बॉडी में एयर, या फिर पूरी बॉडी में ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होगा? यहाँ से कौन लेकर जाएगा? तो यहाँ से लेकर जाएगा हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, मतलब ब्लड लेकर जाएगा। तो यहाँ से कौन लेकर जाएगा? ब्लड। क्योंकि इसका काम तो यहीं खत्म हो जाता है, लंग्स का काम है एयर को यहाँ तक पहुँचाना। अब यहाँ से कहाँ ले जाना है वो आप देख लीजिए, है ना। तो यहाँ से कौन ले जाएगा? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। मतलब मेन टॉपिक हमारा आ गया, तो वो हम पढ़ते हैं मेन टॉपिक अपना, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं अपना मेन टॉपिक सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में मेनली तीन कंपोनेंट होते हैं, ब्लड वेसल्स और हार्ट। तो हम एक एक करके इसको जान लेते हैं। पहले हम देखते हैं हार्ट क्या होता है। तो हार्ट क्या होता है? हार्ट इज़ अ पंपिंग ऑर्गन। हार्ट क्या करता है? इट पंप द ब्लड। ये ब्लड को पंप करता है ना, ये ब्लड को पंप करता है। हमारा हार्ट कहाँ होता है? हमारा हार्ट लंग्स के पास होता है। लंग्स कहाँ होता है? चेस्ट कैविटी में। तो यहाँ पर हमारा लंग्स होते हैं, और लंग्स के पास में क्या होता है? हार्ट होता है। तो हार्ट से हमें ब्लड क्या पहुँचाना है? पूरी बॉडी में पहुँचाना है, ऊपर भी जाएगा और नीचे भी जाएगा। तो हार्ट से ब्लड ऊपर कैसे जाए? नीचे तो हम समझ सकते हैं, मान लो ब्लड ऐसे गिरा पाइप की, तो नीचे चला जाएगा ना, ऐसा मान सकते हैं। लेकिन ऊपर कैसे जाएगा? तो वैसे भी खैर नीचे ऐसे नहीं जाता, जो मैं बता रहा था जस्ट ऐसे ही बता रहा हूँ मैं ना। तो ऊपर नीचे कैसे जाएगा? तो जाता है हार्ट के थ्रू। हार्ट क्या करता है? हार्ट पंप द ब्लड। हार्ट जो है ब्लड को पंप करता है इस तरीके से, जिस तरीके से हमारी मोटर जो होती है, पानी वाली मोटर, पानी को ऊपर टंकी तक पहुँचाती है पंप कर कर, है। मोटर पानी को पंप करती है, और पानी कहाँ पहुँचाता है? टंकी में। सेम उस तरीके से हार्ट भी क्या करेगा? हार्ट ब्लड को पंप करेगा, और फिर ये हाई प्रेशर से निकलेगा ब्लड, पूरी बॉडी में पहुँच जाएगा, ऊपर है नीचे हर जगह पहुँच जाएगा। ये हमारा काम किसका हो गया? हार्ट का। फिर हमारा ब्लड। तो ब्लड क्या होता है? तो हम ब्लड को देख लेते हैं। ब्लड में मेनली दो कंपोनेंट होते हैं, है ना। एक होता है फ्लूइड कंटेंट और एक होता है सॉलिड कंटेंट। तो फ्लूइड क्या होता है? जब ब्लड फ्लो करता है ना, जो फ्लो करता है उसको फ्लूइड बोलते हैं। इसलिए इसमें एक फ्लूइड कंटेंट हो गया, जो पानी की तरह फ्लो करता है ना, जो आपको दिखता है। तो वो क्या हो गया हमारा? फ्लूइड कंटेंट। उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। तो फ्लूइड कंटेंट में क्या होता है? मेनली प्लाज्मा होता है।
और बाकी सोल्ड कंटेंट में क्या होता है, इसमें 3 टाइप की सेल होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और 3 टाइप की क्या है, प्लेटलेट्स। तो ये हमारी 3 टाइप की सेल हो गई, ठीक है। तो फ्लूइड कंटेंट हमारा होता है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा में मेनली जो है क्या होता है, प्रोटीन होता है, ग्लूकोज होता है, अमीनो एसिड होता है, यूरिया वगैरह होता है ना। यूरिया हालांकि वेस्ट है, इसको हम यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। तो प्लाज्मा हमने ये देख लिया यहाँ पर, प्लाज्मा होता है फ्लूइड कंटेंट। और सॉलिड कंटेंट में क्या होते हैं, 3 चीज़ें होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो आरबीसी की फुल फॉर्म क्या है, रेड ब्लड सेल या फिर रेड ब्लड कॉर्पसस, यही बोल सकते हैं। डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल या फिर वाइट ब्लड कॉर्पसस। तो आप सेल याद कर सकते हैं, लेकिन अगर कॉर्पसस भी आपको लिखा मिले तो वो भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो वाइट ब्लड कॉर्पसस और थर्ड क्या हमारा, प्लेटलेट्स। तो ये क्या क्या होती है, उनका फंक्शन क्या है वो हम देख लेते हैं। तो आरबीसी रेड ब्लड सेल। अब पहला क्वेश्चन ये आता है कि रेड क्यों होता है, ये आरबीसी क्या करता है, पूरे ब्लड को रेड बनाता है। तो आरबीसी खुद रेड क्यों होता है, बिकॉज आरबीसी में एक पिगमेंट होता है, उसका नाम क्या होता है, हीमोग्लोबिन। आरबीसी कंटेन हीमोग्लोबिन। आरबीसी में क्या होता है भैया, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन मेक्स द आरबीसी रेड, ठीक है। हीमोग्लोबिन क्या बनाता है, आरबीसी को रेड बनाता है। तो आरबीसी रेड क्यों होती है, बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब हीमोग्लोबिन में कुछ आयंस होते हैं, वो आयंस क्या होते हैं, आयरन के होते हैं। तो हीमोग्लोबिन में आयरन प्रेजेंट होता है, ठीक है। और आयरन हैज़ हायर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। आयरन को जो ऑक्सीजन से तरीके से लव है, अट्रैक्शन है, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो आयरन की तरफ खिंचा चला आता है, तो इसलिए ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कौन करता है, ब्लड करता है वैसे तो। और ब्लड के अंदर भी बात करें तो कौन करेगा, आरबीसी, क्योंकि आरबीसी के अंदर क्या है, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन गेट्स अटैच टू ऑक्सीजन और फिर उसको अपने साथ ले जाकर पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। आगे हम देखेंगे कैसे कैसे ट्रांसपोर्ट करता है, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो आरबीसी क्या होता है हम जान गए। दूसरा हमारा क्या होता है, डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, वाइट ब्लड सेल या फिर वाइट ब्लड कॉर्पसस। तो इसको हम बोलते हैं सोल्जर ऑफ द बॉडी। तो डब्ल्यूबीसी क्या कहलाती है, सोल्जर ऑफ द बॉडी। क्यों कहलाती है, क्योंकि ये फंक्शन, ये जो है फाइट करती है अगेंस्ट इन्फेक्शन या फिर कोई भी डिसीज़। हमारी बॉडी में कोई भी डिसीज़ होती है या हमें कोई इन्फेक्शन होता है तो उसके खिलाफ कौन फाइट करता है, डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल। इसलिए हम इसको बोलते हैं सोल्जर ऑफ द बॉडी। ये हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं किसी इन्फेक्शन के खिलाफ लड़ने के लिए, जो एंटीबॉडीज़ बनती है वो भी कौन बनाता है, डब्ल्यूबीसी, ठीक है। तो डब्ल्यूबीसी क्या होता है हम जान गए, इसको सोल्जर ऑफ द बॉडी कहते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी हम जान गए। तीसरा हमारा प्लेटलेट्स। ये प्लेटलेट्स क्या होता है, जिसको हम मसले बोलते हैं प्लेट्स, है ना, बोलते हैं प्लेट्स गिर गई तो प्लेट उठा लो भाई, है ना, चलो छोड़ो, है ना। तो मतलब प्लेटलेट्स क्या होती हैं, तो जो 2 टाइप की सेल है उसी तरीके से तीसरे टाइप की सेल हमारी क्या है, प्लेटलेट्स। तो ये भी ब्लड के अंदर ही होती है। तो प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, मान लो हमारे कभी बॉडी में कहीं भी कट लग गया है, तो हमारे बॉडी से कट लगता है तो क्या ब्लड फ्लो करता है ना, ब्लड फ्लो करता रहता है। लेकिन कुछ टाइम बाद हम देखते हैं यहाँ पर एक पपड़ी जम जाती है, समझ रहे हो, यहाँ पर जो है कुछ जाल टाइप या पपड़ी टाइप जम जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोट, या बोल सकते हैं ब्लड क्लोट। हिंदी में बोलते हैं रक्त का धक्का जमना। तो हिंदी में क्या बोलते हैं, रक्त का धक्का जमना, और वैसे बोलेंगे इसको ब्लड क्लोटिंग। तो वही काम किसका होता है, प्लेटलेट्स का। क्योंकि जैसे आपका ब्लड कहीं से फ्लो करता है ना, ये जो प्लेटलेट्स हैं पूरी बॉडी में ब्लड के साथ घूमती रहती हैं, इन चेक करती रहती है कि कहीं पे हमारा जो ब्लड वेसल्स है, जो ब्लड वेसल्स के पाइप है वो कहीं फट तो नहीं गए, कहीं से लीकेज तो नहीं हो रहे। तो अगर कहीं से लीकेज होता है तो बहुत सारी प्लेटलेट्स एक साथ आकर क्या करती है, वहाँ पर इकट्ठी हो जाती हैं, कलेक्ट हो जाती हैं, और वहाँ पर क्या बनाती हैं, क्लोट बनाती हैं, ठीक है। वहाँ पर क्लोट बनाती हैं और ब्लड को फ्लो होने से रोक देती हैं। तो इसलिए प्लेटलेट्स हमारे बहुत काम की होती हैं, ठीक है। तो प्लेटलेट्स का जो काउंट है हमारी बॉडी में, संख्या जो उसकी वो ठीक ठाक होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर कम होगी तो हमारा जो ब्लड है, कभी कट लगेगा ब्लड फ्लो होता रहेगा, ब्लड रुकेगा नहीं। तो इस तरीके से क्या होगा, हमारा ब्लड काफ़ी लॉस हो जाएगा, और ब्लड लॉस में क्या होगा, वीकनेस हो जाएगी, काफ़ी सारी बीमारियाँ आ सकती है, तो वो हमको दिक्कत दे सकता है। तो इसलिए किसी भी इंसान के अंदर ब्लड के अंदर जो प्लेटलेट्स का काउंट है, इसलिए किसी भी इंसान के अंदर जो प्लेटलेट्स का काउंट है वो क्या होना चाहिए, वो ठीक ठाक होना चाहिए। तो हम कैसे बढ़ा सकते हैं इसको, ग्रीन वेजिटेबल्स खाकर, ठीक है, आयरन रिच कंटेंट लेकर, या फिर मिल्क भी ले सकते हैं, है ना, साथ में आप कद्दू, पंपकिन भी खा सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ तरीके से प्लेटलेट्स का जो काउंट है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये सारा हमने अब पढ़ लिया है, ठीक है। अब मेनली हमारा यहाँ पर कुछ शायद नहीं रह गया है, तो हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक, लास्ट टॉपिक की तरफ, वर्किंग ऑफ हार्ट डिस्कस करते हैं अपना लास्ट टॉपिक, है ना, वर्किंग ऑफ हार्ट की वर्किंग, हार्ट किस तरीके से वर्क करता है वो हमको समझना है, ठीक है। तो उससे पहले जो मैंने भी आपको बताया था, सर्कुलेटरी सिस्टम में 3 कंपोनेंट होते हैं, ब्लड वेसल्स और हार्ट। तो इसमें ब्लड वेसल्स को डिस्कस करना भूल गए थे, तो उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स क्या होता है, ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स मेनली 2 टाइप की होती है, एक को बोलते हैं आर्टरीज और दूसरे का बोलते हैं हम वेन्स, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स आर ऑफ 2 टाइप, आर्टरीज और वेन्स। तो जो हमारा हार्ट होता है, हार्ट से कुछ वेसल्स ब्लड
बाहर की तरफ ले जाती हैं और कुछ बाकी ऑर्गन से वापस से कहाँ आती हैं, हार्ट के अंदर। तो उसी बेसिस पे हमने दो टाइप के ब्लड वेसल्स बनाए हैं, एक होता है आर्टरीज और एक होता है वेन्स। तो आर्टरीज क्या होती हैं, तो आर्टरीज आर दोज ब्लड वेसल्स जो हमारे हार्ट से ब्लड को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक ले जाएंगे, उन्हें हम क्या बोलते हैं, आर्टरीज बोलते हैं। तो हमारा आर्टरी कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, वो हार्ट से कहीं दूर ले जाएंगी, दूर मतलब किसी भी ऑर्गन पे ले जा सकती हैं, लंग्स पे ले जाएं या स्टमक पे ले जाएं, कोई भी डिफरेंट ऑर्गन हो सकता है हार्ट से दूसरा, ठीक है। बाकी वेन्स क्या होती हैं, वेन्स आर द ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स टू हार्ट, जो हार्ट में वापस से ब्लड लेकर आती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, वेन्स बोलते हैं। तो वेन्स क्या होती है हम समझ गए जी। तो अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आ गए हैं, जो है वर्किंग ऑफ हार्ट। तो ह्यूमन हार्ट जो है किस तरीके से वर्क करता है या किस तरीके से चीज़ों को जो है ट्रांसपोर्ट करता है विद इन द बॉडी, तो ये हम समझने वाले। तो इसे समझने के लिए मैं पहले जो डायग्राम बनाऊंगा वो काफ़ी सिंप्लीफाइड या बहुत सिंपल डायग्राम होगा। रियल हार्ट वो आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा, मतलब हार्ट की शेप वो होगी ही नहीं ना, एक सिंपल डायग्राम बनाऊंगा ताकि समझने में ईजी हो जाए। फिर जो रियल हार्ट होता है उसके डायग्राम से हम समझ लेंगे बाद में, है ना। क्योंकि अगर मैं पहले वो डायग्राम लेता हूँ रियल वाला तो समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, आपको समझने में कठिनाई आ सकती है। इसलिए पहले हम सिंपल डायग्राम से समझ लेंगे, फिर हम रियल डायग्राम की हेल्प से भी कैसे मतलब चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती हैं उसको हम समझेंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें ह्यूमन हार्ट की, तो ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, या यूँ कहें 4 रूम होते हैं, 4 कंपार्टमेंट होते हैं। जैसे ह्यूमन हार्ट है तो उसमें 4 रूम होते हैं, 1 2 3 4, मतलब 2 ऊपर होते हैं और 2 नीचे होते हैं, इन्हें बोलते हैं अपर चैम्बर और ये लोअर चैम्बर। और या फिर ऐसे बोल सकते हो आप, लेफ्ट वाले 2 और राइट वाले 2, तो लेफ्ट चैम्बर्स और राइट चैम्बर्स। जो ऊपर के 2 चैम्बर होते हैं, अपर 2 चैम्बर्स आर कॉल्ड एट्रियम, क्या बोलते हैं उनको हम, एट्रियम। और जो नीचे के 2 चैम्बर होते हैं उनको क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल्स। तो ऊपर के 2 चैम्बर कहलाते हैं एट्रियम और नीचे वाले क्या कहलाते हैं, वेंट्रिकल्स, है ना। इसको हम डायग्राम से बना लेते हैं एक बार, फिर हम समझ लेते हैं। तो जैसे मैं बनाता हूँ तो हमारा ये बहुत सिंपल डायग्राम होगा, ठीक है। ये हमारा एक सिंपल डायग्राम है हार्ट का, तो आपको बिल्कुल हार्ट लगेगा नहीं, है ना, लेकिन फिर भी समझने के लिए बेस्ट है ये। तो इसको हम ऐसे डिवाइड कर लेते हैं। तो अब 2 पार्ट्स में बट गया, ये इसका लेफ्ट पोर्शन और ये इसका राइट पोर्शन है। अब यहाँ पर मैं 4 चैम्बर बना देता हूँ, तो ये हमारे क्या हो गए भाई, ये हमारे 4 चैम्बर हो गए। एक ये अपर चैम्बर और ये भी अपर चैम्बर, ये लोअर चैम्बर और ये भी लोअर चैम्बर। जो ऊपर के 2 चैम्बर होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, एट्रियम बोलते हैं। तो ये भी क्या है, एट्रियम, ये भी क्या है, एट्रियम। नीचे वाले क्या है दोनों, ये वेंट्रिकल्स, ठीक है। लेकिन ये लेफ्ट और राइट है, इसलिए हम एक को लेफ्ट एट्रियम और दूसरे को राइट एट्रियम बोल सकते हैं। एक को लेफ्ट वेंट्रिकल, दूसरे को राइट वेंट्रिकल बोल सकते हैं। जैसे हम ये वाला देखेंगे तो ये हमारा क्या है, एट्रियम है ना, कहाँ पर, ये लेफ्ट में, तो इसको हम बोलेंगे लेफ्ट एट्रियम। क्या होता है हमारा, लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। और ये हमारा क्या हो जाएगा भैया, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये हमारा हो गया लेफ्ट एट्रियम, ये हमारा हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। अब शायद कुछ को दिक्कत आ रही होगी कि लेफ्ट कैसे, तो राइट हो रहा है ना। तो देखो भाई, हमारा जो हार्ट होता है कहाँ होता है, यहाँ पर होता है ना। हमारा जो हार्ट है इस जगह होता है, लंग्स के पास में। अगर उसको सीधा ऐसे उठाकर वाइट बोर्ड बना दिया जाए तो बताओ लेफ्ट पोर्शन कौन सा पड़ेगा हार्ट का, जो इस साइड है, और राइट पोर्शन कौन सा होगा, जो इस साइड है। इसलिए ये वाला पोर्शन कौन सा है, लेफ्ट, ये वाला पोर्शन कौन सा है, राइट। तो इस डायग्राम को कैसे समझना है, हमारी बॉडी से हार्ट को जस्ट ऐसे उठाकर यहाँ पेस्ट कर देना है, तो हम समझ पाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया लेफ्ट एट्रियम, ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। नीचे वालों के नाम मैं लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन आप समझ पा रहे होंगे अपने आप ही। ये क्या हो जाएगा, राइट एट्रियम, और ये हो जाएगा राइट वेंट्रिकल। तो इस तरीके से हमारे ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, उन चारों के नाम हम समझ गए। अभी जो ये लाइन से बनाई है मैंने, ये वॉल होती है, जो वॉल क्या करती है, लेफ्ट चैम्बर्स को राइट चैम्बर से अलग करती है। तो ये लेफ्ट चैम्बर्स हैं, ये राइट चैम्बर्स हैं, इन्हें सेपरेट कौन कर रही है, ये वाली वॉल। इस वॉल को बोलते हैं सेप्टम। क्या बोलते हैं भाई, सेप्टम। चलो अगर लिखना है तो लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सेप्टम। तो सेप्टम इज अ डिवाइडिंग वॉल विच डिवाइड लेफ्ट पोर्शन ऑफ द हार्ट फ्रॉम राइट पोर्शन ऑफ द हार्ट। अभी डिवाइड क्यों जरूरी है, इस पर भी हम आएंगे बाद में, चलो, है ना। लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये नहीं होगा तो ब्लड जो मिक्स हो जाएगा, फिर हमारी बॉडी जो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएगी, मतलब जो हमको एनर्जी चाहिए उतनी एनर्जी नहीं मिल पाएगी। कैसे, चलो वो आगे डिस्कस कर लेंगे। तो अभी आप इतना समझ गए क्या कि ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। ऊपर के 2 चैम्बर क्या कहलाते हैं, एट्रियम, नीचे वाले क्या कहलाते हैं, वेंट्रिकल। तो इतना हम समझ गए। अब हमको समझना है वर्किंग। तो इसकी हार्ट की वर्किंग क्या, चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करना। अभी हम मेनली किसकी बात करने वाले हैं, ऑक्सीजन की। ये ऑक्सीजन को कैसे ट्रांसपोर्ट करता है, तो आप मुझे बताइए, ऑक्सीजन अभी ऑक्सीजन कहाँ पर था, बताओ ऑक्सीजन कहाँ पर था। मतलब जब हमने बॉडी से लिया, बाहर से लिया था ऑक्सीजन, तो यहाँ से नोज के थ्रू लिया था, कहाँ पहुँच गया था वो, लंग्स के अंदर। लास्ट पॉइंट क्या था, एल्वियोलाई, बलून लेग स्ट्रक्चर। तो वहाँ पर एल्वियोलाई पर अभी ऑक्सीजन पड़ा हुआ है, वहाँ से ऑक्सीजन हमको उठाकर पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना है।
अच्छा, इसका मतलब इस ब्लड को पहले वो कहाँ जाना पड़ेगा, लंग्स के पास जाना पड़ेगा। लंग्स से क्या करेगा, ऑक्सीजन उठाएगा, हार्ट के अंदर पुट करेगा। अब हार्ट के अंदर क्यों पुट करना है, पंप करवाने के लिए, बता रखा है मैंने ना कि हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन, जो पंप करता है। तो जो ये हमारा ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन मिक्स होगा, ऑक्सीजन लेके आएगा लंग्स से और कहाँ जाएगा, हमारे हार्ट के अंदर आ जाएगा। यहाँ से पंप करवाएगा, जब पंप करके ब्लड निकलेगा तो ये कहाँ ट्रांसपोर्ट होगा, पूरी बॉडी में ही जाएगा, पूरी बॉडी में। तो पूरी बॉडी में ब्लड ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। इस ब्लड के अंदर क्या है, ऑक्सीजन। तो जो भी सेल होगी या जहाँ भी हमारा ये ब्लड जा रहा है वो सेल उस ऑक्सीजन को यूज़ कर लेगी, समझ रहे, उस सेल जो है ऑक्सीजन को यूज़ कर लेगी, है ना, मतलब फूड को तोड़ने के लिए, जो हमें पढ़ रखा है रेस्पिरेशन बोलते हैं उसको। तो अभी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो हमें क्या चाहिए होगा भाई, लंग्स चाहिए होगा। तो ऊपर हमने ये बना लिया लंग्स और नीचे हमने बना लिया एक बॉडी ऑर्गन। तो ये हमारा क्या है, कोई भी बॉडी ऑर्गन है और ऊपर वाला क्या है, हमारा लंग्स है, क्योंकि लंग्स ऑक्सीजन लेना है और फिर पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना है। तो दो चीज़ें मेन होंगी हमारे लिए, है ना। तो ये सिंपल सा डायग्राम भी हमारा बन चुका है। अब थोड़ी सी इसमें देख लेते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम ये ब्लड को एल्वियोलाई के पास जाकर क्या लेना पड़ेगा, ऑक्सीजन लेना पड़ेगा। तो ब्लड वेसल्स पूरी बॉडी में ही होती हैं, जो ब्लड के पाइप्स हैं वो पूरी बॉडी में पहले से ही होते हैं। तो एल्वियोलाई के आसपास भी कुछ ब्लड वेसल्स होंगी, वो क्या करेंगी, एल्वियोलाई से ऑक्सीजन उठा लेंगी और वो ब्लड में मिक्स हो जाएगा। फिर वो ब्लड कहाँ आएगा भैया, वो लंग्स के अंदर, वो हार्ट के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ से जो है एक पाइप जो है कनेक्ट होगा, या एक वेसल्स कनेक्ट होगी, जो कहाँ लाएगी ब्लड को, वो लाएगी लेफ्ट एट्रियम में। तो लेफ्ट एट्रियम में जो है ब्लड कहाँ से आएगा, यहाँ से यहाँ ट्रैवल करता हुआ आ जाएगा। इसको हम एक एरो से भी बना लेते हैं, ठीक है, इसको हम एरो से बना लेते हैं। यहाँ पर शायद लाइटनिंग ज़्यादा पड़ रही है, उसके वजह से हल्का सा जो है मिट रहा है ना, चलो कोई नहीं, एडजस्ट कर लो। तो यहाँ से एक जो पाइप है वो यहाँ पर आ गया, ठीक। इससे पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। वो बात हमारी क्या है, जब भी, अच्छा मैंने पहले ही बता रखी है क्या ना, मतलब जो अभी भी बताया था मैं जस्ट पहले। तो ये बात है कि अगर जब भी हम बात करेंगे लंग्स की, तो लंग्स के लिए एक टेक्निकल वर्ड है ना, साइंस की भाषा में एक वर्ड है, उसको हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी, जो जस्ट अभी बताया था, समझ रहे हो भाई। तो उसे क्या बोलते हैं, पल्मोनरी। तो उस वर्ड का हमें यूज़ करना है। और आर्टरीज और वेन्स क्या होती हैं, वो पहले से ही जानते हैं। आर्टरीज और वेन्स कुछ टाइप के पाइप होते हैं जो हार्ट से ब्लड को दूर ले जाते हैं, कोई हार्ट के अंदर लाता है। तो आर्टरीज क्या होती हैं, जो ब्लड को हार्ट से अवे ले जाती हैं, हार्ट से दूर ले जाती हैं किसी भी ऑर्गन तक। और वेन्स क्या होती हैं, जो डिफरेंट ऑर्गन से वापस से हार्ट के अंदर ब्लड को पुट करती है, हम क्या बोलते हैं, वेन्स। तो ये दो बातें आपको अच्छे से याद रखनी है कि आर्टरीज क्या होती है, वेन्स क्या होती है। और पल्मोनरी वर्ड का भी यूज़ करना है, जब हमें लंग्स की बात करनी होगी तब उस वर्ड को हम यूज़ करेंगे। तो देखो भाई, ये पाइप जो है यहाँ से यहाँ आया। अब ये पाइप, क्योंकि ये पाइप जो है ब्लड को लेकर आ रहा है, हार्ट के अंदर ला रहा है। देखो यहाँ से ब्लड आया, कहाँ आया, हार्ट के अंदर। तो वो पाइप जो हार्ट के अंदर ब्लड लाता है, क्या बोलते हैं उसको हम, आर्टरीज या वेन्स, आर्टरीज या वेन्स, हाँ क्या बोलते हैं भाई, वेन्स बोलते हैं। तो मतलब ये जो है हमारा पाइप, ये क्या कहलाएगा, वेन्स कहलाएगा। तो इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया वेन, ठीक है। कौन, अब वेन नाम हो गया। लेकिन ये जो वेन्स है, ये जो पाइप है, वो ब्लड ला कहाँ से रहा है, ऑक्सीजन ला कहाँ से रहा है, लंग से ला रहा है। तो इस वर्ड के आगे ऐड कर देंगे हम पल्मोनरी, क्या ऐड कर देंगे, पल्मोनरी। तो पूरा नाम बन जाएगा पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी वेन्स। तो ऊपर हमने लिख दिया है पल्मोनरी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पल्मोनरी वेन्स। इसका मतलब पल्मोनरी वेन्स क्या करती है, लंग से O2 वाला ब्लड जो है कहाँ लाती है, हार्ट के अंदर। अब क्योंकि इस ब्लड में क्या मिला हुआ है, ऑक्सीजन, इस ब्लड में ऑक्सीजन मिला हुआ है, तो इस ब्लड को हम बोलेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या बोलेंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन है, तो इसको हम बोल सकते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे भैया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अच्छा हल्का सा कट गया है, चलो अभी ध्यान रखेंगे, वहाँ कम लिखेंगे। तो ये है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, समझ रहे हो भाई। ये हल्का सा ये भी मिट गया है, तो इसको हम ठीक कर लेते हैं, पल्मोनरी वेन्स। तो पल्मोनरी वेन्स ने क्या करा है भाई, लंग्स से, अच्छा सॉरी लिख देते हैं यहाँ पर, ये क्या हमारा लंग्स है और ये हमारा क्या है, कोई भी बॉडी ऑर्गन। तो ये हमारा बॉडी ऑर्गन है और ये हमारा लंग्स है। तो लंग्स से क्या हुआ, ब्लड ने ऑक्सीजन उठाया और कहाँ ट्रांसपोर्ट कर दिया, हार्ट के अंदर। अब बताओ हार्ट के अंदर आया ही क्यों है, सीधा ट्रांसपोर्ट कर देता, पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर देता, समझ रहे हो। यहाँ से ऑक्सीजन लिया, पूरी बॉडी में फैला दो पहले से ही, ऑक्सीजन सबको चाहिए ना। तो यहाँ क्यों आया है, यहाँ आया पंपिंग के लिए। हमने पढ़ रखा है कि जब तक ब्लड में पंप नहीं लगेगा, प्रेशर नहीं लगेगा, पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कैसे होगा वो। तो यहाँ पर क्यों आया, जस्ट पंपिंग करवाने। तो यहाँ ब्लड जो है पंप करने के लिए, पंप करवाने के लिए आया है। तो ये ब्लड कहाँ एंटर कर गया, लेफ्ट एट्रियम में एंटर कर गया। अब लेफ्ट एट्रियम क्या करेगा, इस ब्लड को कलेक्ट करता जाएगा ना। जब ठीक ठाक अमाउंट में कलेक्ट हो जाएगा तो ये क्या करेगा, इस ब्लड को नीचे धकेल देगा। और नीचे कौन है भैया, नीचे तो लेफ्ट वेंट्रिकल है। नीचे क्या है, नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये ब्लड यहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल। अच्छा अब लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आ गया, अब कहाँ जाएगा,
अब इसको ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा, पंप करेगा या प्रेशर देगा और हाई प्रेशर ब्लड निकलेगा और पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। समझ रहे हो? तो इसका मतलब अभी क्या करेगा बॉडी, अभी क्या करेगा, पंप करेगा ताकि जो ब्लड है पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो सके। इसका मतलब यहाँ से पंप के साथ हाई प्रेशर ब्लड निकलेगा और कहाँ पहुँचेगा, बॉडी से, बॉडी में है ना, हम एक किसी ऑर्गन की बात कर रहे हैं स्पेसिफिक, हर एक ऑर्गन में सेम बात रहेगी है। तो यहाँ से कहाँ आया, बॉडी ऑर्गन में आया। तो ये भी एक पाइप ही लाएगा, ये भी एक वेसल्स लाएगी। ये कौन सी वेसल्स है भाई, ये क्या कर रही है, ये हार्ट से ब्लड को डिफरेंट ऑर्गन तक ले जा रही है, हार्ट से डिफरेंट ऑर्गन तक ले जा रही है। तो बताओ उसको क्या बोलते हैं, जो हार्ट से ब्लड को दूर ले जाती है, आर्टरीज या वेन्स, आर्टरीज या वेन्स, आर्टरीज। क्या बोलते हैं, आर्टरीज। वेरी गुड। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, आर्टरी। तो इसका हमने नाम रख दिया आर्टरी। अब क्योंकि ये आर्टरी कहाँ से निकल रही है, हार्ट के अंदर से निकल रही है। वैसे आर्टरीज क्या होती हैं, जो पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करती हैं। तो सिर्फ हमारी बॉडी में एक आर्टरी है क्या, नहीं, बहुत सारी आर्टरीज हैं। तो डिफरेंट आर्टरीज जो है पूरी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन तक ट्रांसपोर्ट करती हैं। लेकिन जो आर्टरीज ब्लड को कहाँ से लेके आती है, हार्ट के अंदर से लेके आती है, उसको हम बोलते हैं मेन आर्टरी। क्या बोलते हैं, मेन आर्टरी। ये यहाँ से ले गई, फिर बाकी जो छोटी छोटी आर्टरीज हैं वो आगे पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करते रहेंगे अलग अलग ऑर्गन तक। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, मेन आर्टरीज। तो हमको इसका नाम लिखना पड़ेगा मेन आर्टरी। तो ये हमारी क्या हो गई भाई, मेन आर्टरी हो गई। ठीक है, मेन आर्टरी। मेन आर्टरी क्या करती है, जो ब्लड पंप हो रखा है जिसमें ऑक्सीजन है भी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, पंपिंग वाले को यहाँ से हार्ट से उठाएगी और कहाँ पहुँचा देगी, बॉडी ऑर्गन तक पहुँचा देगी। अब यहाँ पर आ गया ना एक बात और, ये जो मेन आर्टरीज है इसका एक और नाम बड़ा अच्छा सा, उसको हमें मतलब याद ही होना चाहिए, वो हमको वही पूछता है। मेन आर्टरी तो कम बोलते हैं, सबको पता रहता है ना ये, इसलिए। तो जो असली नाम है इसका वो क्या होता है, आयोटा। क्या होता है भैया, आयोटा। AORT है, आयोटा। तो आयोटा क्या है, मेन आर्टरीज है जो क्या करती है, हार्ट से ब्लड को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करती है, जिस ब्लड में ऑक्सीजन मिला हुआ है उसको। ठीक है, अभी कहाँ आ गया, बॉडी ऑर्गन तक आ गया। अभी ऑक्सीजन पहुंच गया बॉडी ऑर्गन के पास। अभी ऑक्सीजन जो है बॉडी ऑर्गन के पास आया ही क्यों है, क्या काम है इसको भाई। तो बॉडी ऑर्गन को क्या काम होता है, तो बॉडी ऑर्गन के अंदर क्या होता है, टिश्यू, और टिश्यू में क्या होते हैं, सेल। अगर आप अच्छे जानते हो तो सेल के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। समझ रहे हो, सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। उन सेल ऑर्गेनल्स के क्या क्या नाम होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपैरेटस। ठीक है, और भी काफ़ी डिफरेंट टाइप के होते हैं, वैक्यूल्स, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, है ना। तो मतलब जो मैं सारे नाम ले रहा हूँ ये आपको याद होना चाहिए क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये सेल वाला टॉपिक जो पूरा डिफरेंट टॉपिक है, इसको हम कभी और पढ़ेंगे। ये जस्ट मैं नाम तो इसलिए बोल रहा हूँ ताकि तुम्हारे कहीं ना कहीं ये तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में जाते रहें। समझ रहे हो। तो जितना मैं वर्ड बोलूँगा आपको घबराना नहीं है, आपको ये भी नहीं देखना कि मुझको इस वीडियो का जो पूरा 100% याद करना है, नहीं, आपको इस वीडियो को 100% याद नहीं करना। आपको सिर्फ क्या याद करना है, या फिर मतलब क्या आपको अच्छे से पढ़ना है कि हार्ट जो है किस तरीके से वर्क करता है। तो जो भी मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ आपको, वो मतलब अगर आप याद कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है भाई, लेकिन अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि अभी सारा का सारा अभी याद करना है, नहीं। ये सारे जो मैं बोल रहा हूँ, सेल के अंदर सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, डिफरेंट नाम लिए मैंने, ये सारे हम कभी और भी पढ़ेंगे। अभी जस्ट इसलिए बोल दिया ताकि कहीं ना कहीं तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाए ये, और जब हम पढ़ेंगे इसको अच्छे से तब तुमको हल्का फुल्का याद आता रहेगा। समझ रहे हो। तो ये मैं जानबूझकर बोल रहा हूँ ये सारे वर्ड ताकि तुम्हारे माइंड में हल्के फुल्के जाते रहे ना। अभी मेरा मकसद इनको याद करवाना नहीं है, लेकिन फिर भी सुनते जाओ। जस्ट सुनने में क्या जा रहा है, सुनने में थोड़ी सी कुछ जा रहा है आपका। हाँ, तो यहाँ पर बॉडी ऑर्गन में आ गया। बॉडी ऑर्गन में क्या होते हैं, टिश्यू, और टिश्यू में क्या होते हैं, सेल। सेल के अंदर डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, जिनमें से होता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में फूड भी आता है ना। और यहाँ पर क्या आता है, ऑक्सीजन भी आएगा। अभी ऑक्सीजन एंटर कहाँ करेगा, सेल के अंदर। सेल के अंदर भी कहाँ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। ऐसा क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही फूड आता है, और यहाँ पर कौन आएगा, ऑक्सीजन। तो जब फूड ऑक्सीजन से मिलेगा तो क्या रिलीज होगी भैया, एनर्जी। हमने पढ़ रखा है बेबी, रेस्पिरेशन क्या होता है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी। फूड को तोड़ना ऑक्सीजन की मदद से एनर्जी रिलीज करने के लिए, इसी को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। और जो प्रोसेस है कहाँ होता है, सेल के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया में। अब क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी रिलीज करेगी तो इसलिए हम उसको बोल रहे हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। सारी एनर्जी कहाँ बनेगी, माइटोकॉन्ड्रिया में। अब माइटोकॉन्ड्रिया जो है सेल के डिफरेंट पार्ट तक या सेल के डिफरेंट ऑर्गेनल्स तक ये एनर्जी पहुंचाएगी। तो इसलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। तो मतलब समझ गए कि इस बॉडी ऑर्गन के अंदर ये सेल जो है उसको ऑक्सीजन का क्या काम है, उसको ऑक्सीजन का क्या काम है, फूड को तोड़ना और एनर्जी रिलीज करना है। समझ रहे हो। तो हमको ये काम होता है ना। सब बोलते हैं ऑक्सीजन क्यों चाहिए, सांस लेने के लिए। क्यों सांस लेने के लिए, क्यों, मेन मकसद क्या है उसका, तो मेन मकसद उसका है फूड को तोड़ने के लिए। समझ रहे हो। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो फूड का ब्रेकडाउन अच्छे से नहीं हो पाएगा और एनर्जी जो सफिशिएंट अमाउंट में रिलीज नहीं करेगी। तो एनर्जी जो सफिशिएंट अमाउंट में रिलीज करे उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें ऑक्सीजन चाहिए होता है और फूड को ब्रेक डाउन करना पड़ता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन का यूज़ हो गया। अब जब माइटोकॉन्ड्रिया में फूड ब्रेक डाउन होता है ना,
तो एनर्जी तो बनती है, एनर्जी के साथ साथ कुछ और भी बनता है, जैसे ये फूड है ना, ये फूड है प्लस में ऑक्सीजन, जब इनकी रिएक्शन होती है तो क्या बनती है, एनर्जी बनती है। एनर्जी हमारे काम की है, बहुत काम की है, तो एनर्जी तो हमको चाहिए। साथ में 2 चीज़ें और बनती हैं यहाँ पर, CO2 और H2O। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और H2O मतलब वाटर। तो यहाँ पर 2 चीज़ें और बनती हैं, वाटर और CO2। तो वाटर क्या होता है भाई हमारा, वाटर हमको बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो वाटर और CO2, तो वाटर तो हमारी बॉडी को चाहिए ही खैर ना, लेकिन अगर एक्स्ट्रा अमाउंट में वाटर होगा तो उसको भी यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल सकते हैं। अब बच्चा कौन, CO2 हमारे बॉडी में कुछ काम का है क्या, नहीं, बिल्कुल काम का नहीं है। तो CO2 हमारी बॉडी में कोई काम का नहीं है, हमारे लिए क्या है, वेस्ट है। तो वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालना होता है। अब CO2 को बाहर बॉडी से कैसे फेंकें बताओ, कैसे निकालें। तो जिस रास्ते से ऑक्सीजन अंदर आया था उस रास्ते CO2 बाहर भी तो जा सकता है। तो इसका मतलब लंग्स, एल्वियोलाई की बात करें, अगर हमने CO2 को कहाँ पहुँचा दिया, एल्वियोलाई के पास, तो एल्वियोलाई से क्या होगा, ये ऊपर ले जाएगा, विंड पाइप के थ्रू बाहर निकल जाएगा। तो मतलब CO2 को हम ऑक्सीजन के रास्ते ही बाहर फेंक सकते हैं। तो इसका मतलब जो यहाँ पर CO2 बनेगा, सेल के अंदर CO2 बनेगा, उस CO2 को कौन उठाएगा, एक पाइप उठा लेगा, वो कहाँ पहुँचाएगा, लंग्स के पास पहुँचाएगा ताकि वो बाहर निकल जाए। तो इसका मतलब अब वो CO2 लंग्स तक कैसे पहुँचे, क्या ये वापस लेके जाएगा क्या, है भाई, इसने ऑक्सीजन दिया था, अब इसी को CO2 पकड़ा देंगे क्या, क्या कभी ऐसा होता है पाइप से आपने पानी आगे फेंका फिर पानी पीछे भी आ सकता है क्या, नहीं। तो पाइप से पानी सिर्फ आगे जाता है, या यहाँ बात करें जो ब्लड है सिर्फ आगे सर्कुलेट होता है। तो ये CO2 वापस नहीं ले जा सकता, तो वापस कौन ले जाएगा भाई, यहाँ से एक और पाइप लगा देंगे, तो ये पाइप निकलेगा और कहाँ पहुँच जाएगा, सीधा लंग्स पे पहुँच जाएगा क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये जो पाइप है ये लंग्स पे नहीं पहुंचेगा। क्यों नहीं पहुंचेगा, क्योंकि लंग्स तक पहुंचेगा कैसे, तो लो प्रेशर ब्लड है और लो प्रेशर ब्लड वहां तक पहुंच नहीं पाएगा। तो पहले से क्या करवाना पड़ेगा, पंप करवाना पड़ेगा, और पंपिंग के लिए कहाँ आना पड़ता है, हार्ट के अंदर। तो इसका मतलब ये यहाँ से उठकर कहाँ जाएगा भैया, ये हार्ट के अंदर आ जाएगा। हार्ट में भी कौन से चैम्बर में, हार्ट में कौन से चैम्बर में, राइट एट्रियम में। तो ये जो ब्लड है यहाँ से वो कहाँ आ गया, राइट एट्रियम में आ गया। समझ रहे हो भाई, किसके लिए आया, पंप करवाने के लिए। अब बताओ इस वाले ब्लड में क्या है, क्या O2 है यहाँ पर या CO2 है, यहाँ CO2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन तो यहाँ पर सेल ने यूज़ कर चुके हैं, ऑक्सीजन तो जो है यूज़ हो चुका है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है। तो ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन था उसे हमने क्या बोला था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो जिसमें ऑक्सीजन नहीं होगा उसे हम क्या बोलेंगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इसको हम क्या लिख देंगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। समझ रहे हो भाई, ये हो गया हमारा। तो ये जो है ब्लड कहाँ पहुंच रहा है, ये हार्ट के अंदर पहुंच रहा है, एक पाइप के थ्रू ही पहुंच रहा है। तो इस पाइप का क्या नाम रखें, आर्टरीज या वेन। आर्टरीज या वेन्स क्या कर रही है, वापस से हार्ट के अंदर पुट कर रही है ब्लड को, तो इसमें क्या बोलेंगे, वेन्स बोलेंगे। तो इसका नाम क्या हो गया भैया, वेन। तो इसे हम बोलते हैं वेन। अब वेन्स भी आर्टरीज बहुत सारी होती है, ऐसे वेन्स भी बहुत सारी होती है। तो अलग अलग वेन्स अलग अलग बॉडी के पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करती हैं और सब किसको बढ़ा देती है, बड़ी सी वेन्स को बढ़ा देती हैं। वो बड़ी वेन यही है। बड़ी वेन क्या करती है, फिर सारा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, CO2 है, उसे कहाँ पुट कर देती है, राइट एट्रियम में। तो क्योंकि ये डायरेक्टली पुट कर रही है हार्ट के अंदर, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मेन वेन। क्या बोलेंगे भैया, मेन वेन। तो इसका नाम हो गया मेन वेन। समझ रहे हो, जैसे यहाँ पर मेन आर्टरीज थी जो हार्ट से बाहर ले गई थी, तो जो वापस पुट करेगी उसे हम क्या बोलेंगे, मेन वेन बोलेंगे। तो मेन वेन का भी एक और नाम है अच्छा सा, वेना केवा। तो वो हमको अच्छे से याद करना पड़ेगा, वेना केवा, ठीक है। तो ये क्या हो गई, वेना केवा। वेना केवा क्या करती है, वेना केवा जो है बॉडी ऑर्गन से या डिफरेंट बॉडी ऑर्गन से ब्लड ले जाती है और कहाँ पहुँचाती है, हार्ट के अंदर। हार्ट में भी कौन सा, राइट एट्रियम में। तो अब हमारा ब्लड जो है कहाँ पहुँच चुका है, राइट एट्रियम में पहुँच चुका है, ठीक है। और ये कौन सा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, क्या है, CO2 है। अभी यहाँ पर क्यों आया था, पंप करवाने के लिए। चलो ठीक है, अभी यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर ब्लड कलेक्ट हो जाएगा, फिर से ये कलेक्ट करेगा राइट एट्रियम। जितना इसकी मतलब जितना कलेक्ट कर पाएगा, जितना बस की होगा इसका उतना कर लेगा, और फिर कलेक्ट करने के बाद कहाँ पहुँचा देगा, नीचे ढकेल देगा। नीचे कौन है भैया, राइट वेंट्रिकल है। तो ब्लड जो है कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल। इस ब्लड में क्या है, CO2 है। अब राइट वेंट्रिकल क्या करेगा, इसको फिर से पंप कर देगा। पंप करके कहाँ पहुँचाता है, पूरी बॉडी में पहुँचा देता है, पूरी बॉडी में। तो क्या इस ब्लड को पूरी बॉडी में पहुँचाएंगे क्या, नहीं भाई, पूरी बॉडी में नहीं पहुँचाएंगे। क्यों, इसमें O2 है ही नहीं, इसमें तो CO2 है। हमारी बॉडी को क्या चाहिए होती है, ऑक्सीजन चाहिए होता है। तो जब इसमें ऑक्सीजन नहीं है तो पूरी बॉडी में पहुँचा के क्या करोगे, CO2 दे रहे हो वापस से उसको। यार CO2 भी निकाल कर लाए हैं बॉडी ऑर्गन से। CO2 में क्या कर रहे थे, हर एक बॉडी ऑर्गन से निकाल कर ला रहे थे यहाँ पर, अब वापस से पहुँचा रहे उसके बाद। तो नहीं, ऐसा नहीं करना है हमको, ठीक है। तो ये जो CO2 वाला ब्लड है हमको कहाँ पहुँचाना है, यहाँ इस वाले वेंट्रिकल से कहाँ पहुँचाएंगे, CO2 बाहर निकालना है। बाहर कौन निकालता है, लंग्स के अंदर भी कौन, एल्वियोला है। तो इसका मतलब ये जो ब्लड हम कहाँ पहुँचा देंगे, अब लंग्स के पास। तो यहाँ से एक पाइप निकलेगा, है ना, राइट वेंट्रिकल से पाइप निकलेगा और वो कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा लंग्स के पास। तो ये यहाँ पर आ गया। तो यहाँ चलो रास्ता बना देते हैं। ये ब्लड ऐसा आया था, फिर ऐसा गया, ऐसा अंदर आया और फिर ऐसा निकल जाएगा। समझ लो। तो यहाँ से राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड है हमारा कहाँ आ जाएगा, लंग्स के अंदर
आ जाएगा। अब इस वाले ब्लड में क्या था, हमारे CO2 था, इस ब्लड में था CO2, तो CO2 बॉडी से बाहर निकालना है, ये कहाँ आ गया, लंग्स के पास आ गया। अब जिस टाइम पे हम ऑक्सीजन लेते हैं, है ना, एल्वियोलाई से एक्सचेंज हो रहा होता है, एल्वियोलाई हमारा उस पर क्या है, वो ऑक्सीजन लेके आया था ऊपर से, तो एल्वियोलाई से ब्लड क्या करेगा, ऑक्सीजन ले लेगा और यहाँ से CO2 उसको पकड़ा देगा। तो जैसे एल्वियोलाई CO2 लेगी, उसको ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकाई और ट्रैकिया, विंड पाइप और फिर नोज के थ्रू बाहर फेंक देगा। तो इस तरीके से जो CO2 हमारा वो बॉडी से बाहर निकल जाएगा। फिर से क्या होगा, O2 ले लिया इसने, O2 फिर से यहाँ आएगा, इस वाले एट्रियम में एंटर कर जाएगा, नीचे वेंट्रिकल में आएगा, फिर पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होगा, बॉडी फिर यूज़ कर लेगी, फिर क्या बनाएगी, वो CO2 बनाएगी, CO2 को वेन्स लेकर जाएगी, मेन वेन्स क्या बोलते हैं, वेना केवा, क्या बोलते हैं, वेना केवा, ये वापस से कहाँ पुट करेगी, हार्ट के अंदर। क्यों पुट कर रही है, पंप करवाने के लिए। अब यहाँ आई पंप कर दिया, अब कहाँ पहुँचा देंगे, लंग्स के पास। तो CO2 वाला ब्लड जो है हमारा, CO2 वाला ब्लड जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पहुँच जाएगा, हमारा लंग्स के अंदर पहुँच जाएगा। तो इस तरीके से प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है। तो आई होप अब हम अच्छे से समझ चुके हैं कि ऑक्सीजन जो पूरी बॉडी में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, समझ रहे हो। तो हमने समझ लिया कि ऑक्सीजन जो पूरी बॉडी में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। अब हमको समझना है मेन डायग्राम से, रियल डायग्राम की हेल्प से एक बार समझ लेंगे। तो हो सकता है मैं इसी वीडियो में अटैच कर दूं, अगर मैं इस वीडियो में अटैच नहीं करता हूं तो इसका मतलब वो जो है एक अलग वीडियो में, तो आप उसको भी पक्का देखें। समझ पा रहे हैं मेरी बात, ठीक है। तो इसके बाद हम एक मज़े की बात भी कर लेते हैं, मज़े, ठीक है, मज़े की बात करते हैं ना। तो देखिए हमारी बॉडी में, ये तो हम ऑक्सीजन की बात कर ली, बाकी चीज़ें भी होती हैं, फूड होता है, हार्मोन्स होते हैं, या कोई जो मेडिसिन्स खाते हैं वो भी होता है। जैसे हमको मान लो पैर में दर्द हो रहा है, तो क्या हम गोली पैर से खा लेते हैं क्या, नहीं खाते यार। तो अगर हमको पेट में दर्द हो रहा है तो गोली कहाँ से करते हैं, पेट के अंदर डाल देंगे, नहीं। तो हम जो भी गोली है, जो भी मेडिसिन्स है, कहाँ से लेते हैं, माउथ के थ्रू लेते हैं, और वो नीचे फूड पाइप में ना, फूड पाइप में जाती है, फिर नीचे स्टमक, पेट में पहुँच जाती है, फिर छोटी आती है, या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाती है, और वहाँ पर जो फूड का डाइजेशन है वो कंप्लीट हो जाता है। फिर वहाँ से फूड को जो है ब्लड कौन करता है, ब्लड उठाएगा और पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर देता है। वो ट्रांसपोर्टेशन का काम तो किसका है, ब्लड का है। तो ब्लड ट्रांसपोर्ट करेगा। तो इस तरीके से जो गोली खाएंगे, गोली कहाँ पहुँच जाएगी, गोली डाइजेस्ट होती हुई टूटती हुई कहाँ पहुँच जाएगी, स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहाँ से कौन उठाएगा, ब्लड। तो ब्लड इसको ट्रांसपोर्ट करेगा पूरी बॉडी में। जब ये पूरी बॉडी में जाएगी तो जहाँ हमको पेन्स होगा, जहाँ में पेन होगा, इन्फेक्शन होगा, वहाँ पर ये जो गोली अपना असर करेगी और हम जो है ठीक हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कहीं भी पेन से लेंगे, गोली तो हम माउथ के थ्रू लेंगे, नहीं, पूरी वहाँ तक पहुँच जाती है, किसके थ्रू, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू या फिर हमारे ब्लड के थ्रू पहुँच जाती है। समझ रहे हो भाई। तो इस तरीके से हमारी जो पूरी बॉडी है, इसके अंदर चीज़ें जो ट्रांसपोर्ट होती हैं। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। लेकिन अगर किसी को अभी भी हल्के फुल्का दिक्कत है तो आप क्या करें, एक बार इस वीडियो को रिवाइंड कर लीजिए, दोबारा देख लीजिए, तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। हालांकि मैं आई होप आपको अच्छे से अभी समझ आ गया होगा, एक बार में अच्छे से समझ आ गया हो, है ना। चलो तो ठीक है फिर, ओके। हम यहाँ पर एक चीज़ डिस्कस करना भूल गए थे, वो अब कर लेते हैं। जो राइट वेंट्रिकल से पाइप जा रहा है लंग्स तक CO2 वाला ब्लड लेकर, इसका नाम क्या है ना, तो एक बार नाम रख लेते हैं। तो ये क्या कर रहा है भाई, ये हार्ट से दूर ले जा रहा है। तो जो अभी फिर हम हार्ट ले जाता है, उस पाइप को हम क्या बोलते हैं, आर्टरी बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, आर्टरी हो जाएगा। लेके कहाँ जा रहा है, लंग्स के पास। और लंग्स के लिए एक टेक्निकल वर्ड हमारे पास क्या है, पल्मोनरी। तो इसका नाम क्या हो जाएगा भैया, पल्मोनरी आर्टरी। तो ये कहलाती है हमारी पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। आर्टरी क्यों, क्योंकि हार्ट से दूर ले जा रहा है। तो ऐसा पाइप जो हार्ट से दूर ले जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, आर्टरी बोलते हैं। ये लेकर कहाँ जा रहा है, लंग्स के पास, तो इसलिए हम उसको बोलेंगे पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। अब ये सारा जो है क्लियर हो गया होगा आपको।